नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा होगा। पहला प्रश्न है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पास या फेल करना, विद्यार्थियों को शिक्षा में सुधार करना, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करना, या केवल शिक्षकों के लिए रिपोर्ट तैयार करना। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार करना। ऑप्शन बी आकलन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE जिसे कहते हैं किसका हिस्सा है? केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन का, सतत शैक्षिक मूल्यांकन का, या केवल खेलों का मूल्यांकन, या केवल मौखिक मूल्यांकन? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सतत शैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, सतत शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत का अर्थ क्या होता है? नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन, या केवल साल में एक बार, या महीने में एक बार, सिर्फ वार्षिक परीक्षा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का जो अर्थ होता है वह नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन होता है। सतत का अर्थ होता है नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? केवल लिखित परीक्षा, मौखिक और लिखित परीक्षा का संयोजन, केवल प्रोजेक्ट के माध्यम से, या केवल व्यवहारिक परीक्षा? तो मौखिक और लिखित परीक्षा का संयोजन ही क्या होता है? मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों की लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना, या केवल साल के अंत में रिपोर्ट तैयार करना, या केवल ग्रेड देना? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है छात्रों की लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार का होता है? नियमित रूप से किया जाने वाला आकलन। अभी हमने देखा कि नियमित रूप से किया जाता है। यह क्या होता है? नियमित किया जाता है। टीचिंग लर्निंग के दौरान किया जाता है। इसे टीचिंग लर्निंग के दौरान करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। यहीं पर समेटिव असेसमेंट की बात करें तो समेटिव असेसमेंट पेन पेपर टेस्ट होता है, और यह सत्र के अंत में होता है। सत्र के अंत में होता है समेटिव। फॉर्मेटिव नियमित रूप से चलता रहता है आप में विकास के लिए, आपके मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट किस समय किया जाता है? तो शिक्षण सत्र के अंत में किया जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि शिक्षण सत्र के या सत्र के अंत में किया जाता है समेटिव। पेन पेपर टेस्ट होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है ये, है ना? तो ऑप्शन है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक आकलन अल्टरनेटिव असेसमेंट किस प्रकार का होता है? केवल लिखित परीक्षा, परियोजनाओं, प्रेजेंटेशन और प्रदर्शन के माध्यम से मूल्यांकन, या लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा, या केवल साल के अंत में? तो जो अल्टरनेटिव असेसमेंट होता है वैकल्पिक, उसमें परियोजनाओं, प्रेजेंटेशन और प्रदर्शन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सेल्फ असेसमेंट स्वयं का असेसमेंट, स्वयं का आकलन छात्रों को खुद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, या शिक्षकों को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है, या छात्रों की परीक्षा परिणाम सुधारता है, या केवल छात्र की कमजोरियों को पहचानता है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छात्रों को खुद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों के रचनात्मक विकास में मदद करता है? मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों के रचनात्मक विकास में मदद करता है? समापन मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन, वैकल्पिक आकलन, या मौखिक मूल्यांकन? तो रचनात्मक विकास में मदद करता है आपका वैकल्पिक आकलन। वैकल्पिक आकलन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में
रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो छात्रों की समझ को मापने के लिए, या विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए, मापदंड निर्धारित करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम देने के लिए, या शिक्षकों के लिए समय बचाने के लिए। तो रूब्रिक्स का जो उपयोग किया जाता है वह विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए, मापदंड का निर्धारण किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन आधारित आकलन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल लिखित परीक्षाओं के माध्यम से आकलन करना, छात्रों के व्यवहारिक कौशल और समझ का आकलन करना, सिर्फ मौखिक परीक्षा लेना, या परीक्षा के दौरान छात्रों का व्यवहार मापना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रदर्शन आधारित आकलन का? तो छात्रों के व्यवहारिक कौशल और समझ का आकलन करना क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है प्रदर्शन आधारित आकलन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक आकलन ओरल असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ओरल असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? छात्रों की रटने की क्षमता को मापना, छात्रों की मौखिक संवाद क्षमता और सोचने की क्षमता का मूल्यांकन, या केवल लिखित परीक्षा से छात्रों का ज्ञान मापना, या केवल उपस्थिति दर्ज करना। मौखिक आकलन छात्रों की मौखिक संवाद क्षमता और सोचने की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मौखिक आकलन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक किसके लिए महत्वपूर्ण है? छात्रों को सुधारने के लिए, शिक्षकों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या केवल छात्रों के अंक दर्ज करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम को देने के लिए? तो जो फीडबैक होता है यह छात्रों को सुधारने के लिए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छात्रों को सुधारने के लिए, उनकी कमियों को बताने के लिए, जिससे वो अपनी कमियों को सुधारें। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकन योजना मार्किंग स्कीम का उद्देश्य क्या होता है? अंकन योजना का उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा का आयोजन करना, प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए निश्चित मापदंड तैयार करना, या शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, या छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। तो अंकन योजना का जो उद्देश्य है यह प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए निश्चित मापदंड तैयार करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है? पोर्टफोलियो आकलन में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है? छात्रों के होमवर्क का? बिल्कुल नहीं। छात्रों के संपूर्ण कार्य और प्रगति का? केवल परीक्षा परिणाम का, या केवल मौखिक परीक्षा का? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, छात्रों के संपूर्ण कार्य और प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है किसमें? पोर्टफोलियो आकलन में, पोर्टफोलियो असेसमेंट में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के दीर्घकालिक विकास को मापता है? दीर्घकालिक विकास को मापने के लिए हम निरंतर मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। किसका? निरंतर मूल्यांकन का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता आधारित आकलन इक्वलिटी बेस्ड असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? सभी छात्रों के लिए समान प्रश्न पत्र देना, प्रत्येक छात्र के विशेष आवश्यकताओं के अनुसार आकलन करना, केवल सामान्य छात्रों का आकलन, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करना। इक्वलिटी बेस्ड मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, प्रत्येक छात्र की विशेष आवश्यकता के अनुसार आकलन करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आधारित आकलन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट किसके लिए उपयोगी है? छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए, या छात्रों को फेल करने के लिए, या केवल मौखिक परीक्षा में छात्रों का ज्ञान मापने के लिए? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट आधारित आकलन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी का क्या महत्व है? आकलन में प्रामाणिकता का क्या महत्व है? केवल परीक्षा परिणाम को प्रमाणित करने के लिए, या वास्तविक जीवन स्थितियों में छात्रों के कौशल का आकलन करने के लिए, या केवल शिक्षकों के लिए, या छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है,
वास्तविक जीवन परिस्थितियों में छात्रों के कौशल का आकलन करने के लिए प्रामाणिकता का महत्व होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? सामान्य किताबें, सभी बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले संसाधन, या खेल सामग्री या डिजिटल सामग्री? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सभी बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले संसाधन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए? रटने वाला, लचीला और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप, या सख्त और कठिन, या केवल परीक्षा आधारित? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लचीला और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सहयोगी शिक्षा, केवल परीक्षा पास करना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना? तो समावेशी शिक्षा को अलग अलग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बैठाना नहीं है, एक ही कक्षा में बिठाकर सहयोग और सहयोगी शिक्षा देना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? केवल अकादमिक विषयों की ट्रेनिंग, विशेष शिक्षा और आकलन तकनीकों की ट्रेनिंग, सामान्य ट्रेनिंग, या केवल प्रबंधन की ट्रेनिंग? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, विशेष शिक्षा और आकलन तकनीकों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सबसे उपयुक्त तरीका क्या है समावेशी शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए? केवल लिखित परीक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, या केवल उपस्थिति के आधार पर? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का क्या महत्व है? तकनीकी संसाधनों का क्या महत्व है? बच्चों को रटने में मदद करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना, या केवल वीडियो दिखाने के लिए, या परीक्षा की तैयारी कराने के लिए? तो तकनीकी संसाधन किस लिए? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना महत्व है इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या मुख्य दायित्व होता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या होता है? बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सभी बच्चों को सहयोगपूर्ण वातावरण देना, केवल विकलांग बच्चों पर ध्यान देना, या परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक का जो महत्व होता है वो सभी बच्चों को सहयोगपूर्ण वातावरण देना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा आकलन प्रभावी होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मानक परीक्षा, अनुकूलित आकलन, या समूह परीक्षा, या समयबद्ध आकलन? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, अनुकूलित आकलन, अनुकूलित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में कौन सी योग्यता विकसित की जा सकती है? कौन सी योग्यता विकसित की जाती है? केवल शारीरिक योग्यता, सामाजिक और भावात्मक योग्यता, या केवल अकादमिक योग्यता, या केवल खेल कौशल? तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामाजिक और भावात्मक योग्यता विकसित की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है? समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है? अलगाववादी दृष्टिकोण, सहयोगी और समन्वयकारी दृष्टिकोण, या प्रतियोगी दृष्टिकोण, या निष्क्रिय दृष्टिकोण? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सहयोगी और समन्वयकारी दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा में अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर रहना, शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, केवल होमवर्क पर ध्यान देना, या केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना? तो शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज की स्थापना में सहायक है? समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज की स्थापना में सहायक है? विभाजनकारी समाज, समावेशी और सहनशील समाज, प्रतिस्पर्धी समाज,
या अलग अलग समूहों में विभाजित समाज। तो समावेशी और सहनशील समाज समाज की स्थापना में सहायक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, समावेशी और सहनशील समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? केवल विशेष कक्षाएं, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता, या सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना? तो विकलांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस कौशल की आवश्यकता होती है? समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस कौशल की आवश्यकता होती है? केवल पढ़ाने की, विशेष आवश्यकताओं को समझने की, और बच्चों को सहयोग प्रदान करने की, या परीक्षा लेने की, या केवल पाठ्यक्रम की योजना बनाने की? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए विशेष आवश्यकताओं को समझने की और बच्चों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए? केवल लिखित परीक्षा द्वारा, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर, या सभी बच्चों के साथ समान मानकों पर, या केवल मौखिक परीक्षा द्वारा? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर। उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इनका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है? सामान्य शिक्षा प्रणाली, लचीला और अनुकूल शिक्षा ढांचा, या सख्त परीक्षा प्रणाली, या केवल डिजिटल शिक्षा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लचीला और अनुकूल शिक्षा ढांचा समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण ढांचा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयोगी है? समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयोगी है? मानक पाठ्यक्रम, अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम, केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम, या केवल खेल आधारित पाठ्यक्रम? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम। अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है? प्रतियोगिता द्वारा, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, या भेदभाव द्वारा, या केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बच्चों को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होती है? समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होती है? प्रतियोगिता करना, सहयोग और समर्थन प्रदान करना, या केवल अपने काम पर ध्यान देना, या भेदभाव करना? तो सहपाठियों की भूमिका होती है सहयोग और समर्थन प्रदान करना। सहयोग और समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस प्रकार आवश्यक है, सहायक है? समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस प्रकार सहायक है? केवल शिक्षकों के लिए, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सरल और सुलभ बनाना, या केवल परीक्षा देने के लिए, या केवल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए? तो समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सरल और सुलभ बनाना सहायक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।